हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड और हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इंटर क्लासेज की प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। इंटर क्लासेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस आदि की प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। अब आप बीए क्लासेज में आ गए हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप फर्स्ट ईयर में फाइल कैसे बनाएं। आप फाइल कैसे बनाएं? आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। फाइल बनाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपकी फाइल अधूरी बन पाएगी। फाइल बनाते समय सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आप टॉपिक डालेंगे जिस टॉपिक पर आपको फाइल बनानी है। तो फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल विचारों के बारे में। तो फर्स्ट पेज पर आप यही सब नोट करेंगे। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। सन 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास था। संविधान का संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के बारे में कुछ और जानकारी। संविधान को बनाने में संविधान सभा के सदस्य 2 साल की अवधि में 11 सत्र और 167 दिन बैठे थे। संविधान को बनाने में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर का अहम योगदान रहा। संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों,
उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अभी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1849 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना का अर्थ। प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना या भूमिका होती है जो उस संविधान के प्रयोजन अथवा उद्देश्य को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। प्रस्तावना संविधान के आधारों को व्यक्त करती है। यदि किसी संविधान की धारा अस्पष्ट हो तो उस संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करके उसका अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन से कोई संविधान बनाया जाता है उसका उल्लेख उस संविधान की प्रस्तावना में कर दिया जाता है। पंडित ठाकुर नाथ भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह विधान की आत्मा है, यह विधान की कुंजी है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उसके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, जिसको शब्द मिलता है प्रस्तावना में। न्याय की धारणा। आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। संक्षेप में न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा से
प्रमुखतः दो आधार हैं, स्वतंत्रता और समानता। न्याय धारणा के विविध रूप। परंपरागत रूप में न्याय की दो ही धारणाएं प्रचलित रही है, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज की स्थिति न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। न्याय की धारणा के इन विविध रूपों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जाता है। नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। कानूनी न्याय। राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। पॉइंट नंबर 1, कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है। वयस्क मताधिकार सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि, नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए। फाइल कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फाइल को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। राधे राधे। कीप इट अप एंड शेयर टू अदर्स।
Thanks for watching.